हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो आज हम यहाँ पे द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। आज डेट है 27 फरवरी। तो देखते हैं कि आज क्या क्या आर्टिकल निकला है और उस पर डिटेल में चर्चा करते हैं। तो पहला है आज महाकुंभ से रिलेटेड। तो महाकुंभ खत्म हो गया है। डिवोटीज गैदर टू टेक a dip at the संगम इन प्रयागराज ऑन वेडनेसडे, द फाइनल डे ऑफ महाकुंभ। तो 13 जनवरी से महाकुंभ स्टार्ट हुआ था, जो कि 26 फरवरी तक चला है। तो महाकुंभ में फ्राइडे मतलब लास्ट दिन अराउंड 1.53 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाया। और अभी तक टोटल जो 13 जनवरी से शुरू हुआ था, तो अभी तक 67.7470 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाया है, जो कि अमेरिका की जो पॉपुलेशन है उससे लगभग दोगुना है। तो योगी सरकार ने यह दावा किया है कि दुनिया में जितने भी हिंदू हैं उन सब की आधी आबादी, हाफ ऑफ हिंदू पॉपुलेशन इस बार प्रयागराज जाके डुबकी लगाई है महाकुंभ में। आखिरी दिन 1.5 करोड़ लोगों ने यहाँ पर स्नान किया और फिर लास्ट में जब ख़त्म हो रहा तो एयरफोर्स के विमानों ने मेला क्षेत्र के ऊपर से एयर शो भी किया। मेला क्षेत्र लगभग 25 किलोमीटर दूर में फैला हुआ था। तो टोटल यहाँ पे 6 दिन ऐसे थे जिस दिन शाही स्नान हुआ है, मतलब स्पेशल डेट्स थे जिसको हम लोग शाही स्नान के नाम से जानते हैं, या शाही स्नान। तो ये डेट कौन कौन से थे? 13 जनवरी जिस दिन जिसको बोलते हैं पौष पूर्णिमा। तो इस दिन कितने लोगों ने यहाँ पे डुबकी लगाई थी? तो उस दिन आए थे लगभग 1.7 करोड़ लोग। फिर था 14 जनवरी मकर संक्रांति। इस दिन कितने लोग आए थे? लगभग 3.5 करोड़ लोग। तीसरा कब था? 29 जनवरी मौनी अमावस्या। इस दिन सबसे ज़्यादा लोग आए थे 7.64 करोड़। और इसी दिन भगदड़ भी मचा था। फिर था 3 फरवरी बसंत पंचमी। इस दिन आए थे लोग लगभग 2.57 करोड़। फिर था 12 फरवरी। इस दिन आए क्या था? माघ पूर्णिमा। इस दिन कितने लोग आए थे? 2 करोड़। और कल आए थे जो कि 26 फरवरी था महाशिवरात्रि, तो उस दिन 1.5 करोड़ लोग आए थे। ये डाटा लगभग शाम तक का है, 7 से 8 बजे तक का। तो ये स्पेशल दिन था जिस दिन इतने लोगों ने डुबकी लगाई। बाकी के जो दिन थे 13 जनवरी से 26 फरवरी, इन दिन भी सारे दिन लोग आए हैं, डुबकी लगाए हैं। तो टोटल डुबकी 66.7 करोड़ लोग हुए हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्या है। अगला है ट्रम्प ऑफर्स $5 मिलियन गोल्ड कार्ड वीज़ा फॉर यूएस सिटीजनशिप। जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रम्प, जो कि वहाँ के 47th प्रेसिडेंट बने हैं और ये दूसरी बार बने हैं। इससे पहले वो कब बने थे? 2017 से 21 तक। और अभी बने हैं 2025 से 29 तक।
तो वहाँ पे जो संविधान है उसके हिसाब से कोई भी इंसान वहाँ पे 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है। पर ट्रम्प वहाँ से ये कानून बदलना चाहते हैं कि वो इससे ज़्यादा बार भी प्रेसिडेंट बने रहे। पर देखिए, क्योंकि बिल पास कराना वहाँ पे भी इतना आसान नहीं होता है, तो इन्होंने 20 जनवरी को जो शपथ लेके राष्ट्रपति का जो पोस्ट संभाला था, तब से इन्होंने बहुत चीज़ों पे पाबंदी लगा दी। जैसे कि वहाँ पे जितने इलीगल इमिग्रेंट्स थे सबको वापस भेजा, बहुत सारे देशों पे टैरिफ लगाया, और सिटीजनशिप के लिए वहाँ पे कर दिया कि कोई भी अमेरिका में पैदा हो रहा है तो उसका कोई भी एक पेरेंट याद रखाए, या उसके माँ या उसके पापा, कोई भी एक अमेरिका का होना चाहिए, तभी उसे वहाँ का सिटीजनशिप मिलेगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि बहुत लोग चाहते थे, मतलब बहुत लोग का था कि वहाँ पे जन्म हुआ है तो सिटीजनशिप मिल ही जाएगा। तो बहुत से लोग जो भी वहाँ पे अब जन्म लेते हैं उनको ज़रूरी नहीं है कि अब वीज़ा मिले। पर इसके लिए डोनाल्ड ट्रम्प ने एक नया प्लान अनाउंस किया है जिसका नाम है गोल्डन कार्ड वीज़ा। तो गोल्डन कार्ड वीज़ा क्या है? तो ये एक वीज़ा है जिससे आपको वहाँ पे सिटीजनशिप, अमेरिका की सिटीजनशिप मिलेगी। तो ये गोल्डन कार्ड वीज़ा कैसे मिलेगा? तो इसके लिए मतलब $5 मिलियन पेमेंट करना पड़ेगा, जो इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 43.5 करोड़ रुपए होते हैं। तो इतने पैसे देके आप गोल्डन कार्ड वीज़ा ले सकते हैं। तो ट्रम्प ने क्यों निकाला? क्योंकि ट्रम्प का मानना था कि इससे अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो अच्छी होगी और लोग टैक्स देंगे। क्योंकि इतने पैसे खर्च करके अगर कोई वहाँ पे आ रहा है तो ऐसे ही तो नहीं आ रहा, वहाँ पे वो कुछ काम करेगा, उससे रेवेन्यू जनरेट होगी और अमेरिका को टैक्स मिलेगा, जिससे अमेरिका मतलब ग्रोथ करेगा। तो ये वीज़ा जो ला रहे गोल्डन कार्ड वीज़ा, ये जो पहले से एक वीज़ा था AB5 करके, उसकी जगह पे ला रहे हैं, मतलब उसको चेंज करके गोल्डन वीज़ा लेके आ रहे। तो AB5 क्या होता था? AB5 फॉरेन इन्वेस्टर्स को दिया जाता था, जो जिससे उन्हें वहाँ पे रहने की परमिशन मिल जाती थी। और मतलब इन्वेस्टर के लिए ये बस नियम था कि उन्हें $800,000 लेके $1 मिलियन तक इन्वेस्ट करना पड़ता था, या तो फिर 10 जॉब क्रिएट करना पड़ता था। तो ये जो वीज़ा AB5 जो इंडियंस में बहुत ज़्यादा फेमस था, तो इंडियंस उसे ज़्यादातर यूज किया करते थे। तो गोल्डन कार्ड वीज़ा है, कैसे लोगों को मिलेगा? तो ट्रम्प के अकॉर्डिंग ये जो भी वीज़ा है, या तो वो कोई वेल्दी पर्सन लेगा जिसके पास बहुत पैसे हैं, या तो फिर कोई टैलेंटेड पर्सन। जो वेल्दी होगा वो ले ही सकता है, और टैलेंटेड मतलब जिनके पास पैसे नहीं पर टैलेंट है, तो जो कंपनी उन्हें हायर की है या बुला रही है वो पेमेंट करेगी उनके बदले। मतलब कि वेल्दी पर्सन अपने लिए भी कर सकते हैं, और वेल्दी पर्सन जो होंगे वो कंपनी ओन कर रहे होंगे वो भी टैलेंटेड लोगों के लिए कर सकते हैं पेमेंट। तो गोल्डन वीज़ा जो है एक तरह का मतलब ग्रीन कार्ड ही होगा जो वहाँ के सिटीजनशिप को मिलता है, पर उससे थोड़ा सा एक लेवल हाई का रहेगा। तो एक बार संक्षिप्त में देख लेते हैं कि क्या है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्डन कार्ड नाम का एक वीज़ा प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है, जिसमें लगभग 44 करोड़ रुपए में खरीदा जा सकता है। ट्रंप ने गोल्ड कार्ड को अमेरिकी नागरिकता का रास्ता और E5 वीज़ा का विकल्प बनाया है। फिलहाल जो नागरिकता के लिए EB5 वीज़ा प्रोग्राम सबसे आसान रास्ता था, जिसके लिए करीब 8.71 करोड़ 7 से 8.71 करोड़ रुपए लगते थे।
तो जो नया गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम लॉन्च किया है वो 2 हफ्ते में लागू किया जाएगा। और जो गोल्डन कार्ड वीज़ा कितने लोगों को दिया जा सकता है, तो ट्रंप ने कहा कि भविष्य में 10 लाख गोल्ड कार्ड बेचे जाएंगे। इसे खरीद कर लोग अमेरिका आएंगे और यहाँ बहुत ज़्यादा टैक्स भरेंगे। उन्होंने ये दावा किया कि यह प्रोग्राम बहुत सफल होगा और इससे जो अमेरिका कर्ज है उसका भुगतान जल्द हो सकता है। और ये जो है गोल्डन कार्ड वीज़ा ग्रीन कार्ड वीज़ा जैसा ही राइट देगा सबको। वे भारतीय जो अमेरिकी नागरिकता लेने के लिए EB-5 प्रोग्राम पर निर्भर थे, उनके लिए ट्रंप वीज़ा प्रोग्राम काफ़ी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि EB-5 तो 8.5 करोड़ तक में आ जाता था, पर ये उससे लगभग 5 टाइम्स ज़्यादा महंगा है। तो EB-5 कार्यक्रम को ख़त्म करने से लंबे ग्रीन कार्ड बैकलॉग में फंसे इसके लिए भारतीय प्रोफेशनल को आसानी से वीज़ा गोल्डन वीज़ा मिल सकता है। तब आते हैं अगले न्यूज़ पे क्या है। तो अगला है अमित शाह होम मिनिस्टर इन डी एलिमिनेशन नो लॉस फॉर साउथ फेयर शेयर। तो मतलब नॉट ए सिंगल सीट विल बी रिड्यूस्ड प्रोराटा यस और सदर्न स्टेट। तो जो वहाँ के तमिलनाडु के जो लीडर और चीफ मिनिस्टर है MK स्टैलिन, तो उन्होंने कहा था कि ए स्वॉर्ड हैंगिंग ओवर द हेड ऑफ साउथ इंडिया, की एक तलवार लटक रही है जिससे मतलब सदर्न इंडिया का जो सीट है पार्लियामेंट में, लोकसभा सीट, वो घट सकता है। क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से उन्हें लगा कि बाकी स्टेट में पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो यहाँ पे घट सकता है। पर इसको एड्रेस करते हुए अमित शाह ने कहा कि Southern states, including Tamil Nadu, will not lose a single parliamentary seat on account of de-elimination। मतलब कि कोई भी सीट किसी भी सदर्न स्टेट का तमिलनाडु को मिला के मतलब कम नहीं होगा। Addressing BJP workers at the inauguration of party offices in Coimbatore, Tiruvannamalai and Ramanathapuram, Shah said today a meeting will be held to ensure the South does not suffer on account of the elimination. The public in Tamil Nadu is disturbed. This is why the Tamil Nadu CM Stalin and his son Udayanithi are trying to distract the people. तो उन्होंने मीटिंग में कहा कि साउथ में जितनी भी सीटें हैं वो उनमें कोई कमी नहीं आएगी। वहाँ के जो CM है और उनके बेटे हैं वो लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ इलेक्शन होने वाले हैं। इसी के लिए Mr. Stalin, the Modi government has made it clear in Lok Sabha that after the elimination on pro-rata basis, not a single seat will be reduced in any southern state. And I wanted to reassure the public of South India that Modi ji has kept your interest in mind to make sure that not even one seat is reduced. तो एक भी सीट जो बोला जा रहा है तमिलनाडु के CM के द्वारा घटेगा, पर वैसा होता नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा डाटा पे नज़र देख लेते हैं कि क्या है। तो 1961 में जो पॉपुलेशन काउंट हुआ था, तो उस वक्त यूपी का जो पॉपुलेशन था अराउंड 7 करोड़ था। और 1967 में वहाँ पे जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उस टाइम 85 सीट्स थे। तो पॉपुलेशन और सीट रेशियो कितना था? 8,25,219। तो और उसी टाइम बिहार में कितने पॉपुलेशन थे? मतलब 3.5 करोड़ के आसपास, और वहाँ की सीट था 53। और जो पॉपुलेशन रेशियो था, पॉपुलेशन और सीट रेशियो, तो वो था अराउंड 6,50,000। राजस्थान में कितने पॉपुलेशन था? 2 करोड़ 1961 में, और जो 1967 में सीट मिला था वो था 23। ये सब लोकसभा सीट की बातें हो रही है। और तमिलनाडु में कितने पॉपुलेशन थे? 3 करोड़ 36,86,953। तो उनको सीट मिला था 39। तो पर सीट कितना था? 8,63,768। केरला में कितना था? 1 करोड़ 70 लाख मान के चलिए, और वहाँ पे सीट कितने मिले थे? 19 सीट थे लोकसभा के। तो और पॉपुलेशन और सीट रेशियो कितना है?
8,89,616। तो जब 10 साल बाद दोबारा जब पॉपुलेशन काउंट हुआ तो कि पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश का 7 से 8,38,00,000 हो गया, पर सीट उतना ही रहा। पॉपुलेशन बाय सीट रेशियो इंक्रीज हो गया। बिहार में भी मतलब पॉपुलेशन बढ़ गया, 3.5 से 4,21,00,000 हो गया, और एक सीट बढ़ा है, और पॉपुलेशन रेशियो भी बढ़ गया। राजस्थान में 50 लाख के आसपास पॉपुलेशन बढ़ा, सीट भी बढ़ा, और पॉपुलेशन बाय सीट रेशियो भी इंक्रीज हुआ। तमिलनाडु में भी पॉपुलेशन बढ़ा है, सीट उतना ही है, और पॉपुलेशन बाय सीट रेशियो बढ़ गया। केरल में पॉपुलेशन कम हुआ, वहाँ भी पॉपुलेशन बढ़ा है 50 लाख से, वहाँ पे भी सीट बढ़ गया, 19 से 20 हो गया, और वहाँ पे भी पॉपुलेशन बाय सीट रेशियो इंक्रीज हुआ है। तो अब देखिए कि बेस्ड 2025 पॉपुलेशन, तो 2025 में जनगणना होनी भी है, तो नया डिटेल जो भी आएगा पॉपुलेशन का वो आ जाएगा। तो यूपी में करेंट सीट है 85 बोला गया है, पर वो चेंज हो चुका है। पहले यूपी अकेले थे, पर 2000 के बाद यूपी प्लस उत्तराखंड हो गया, तो यूपी में 80 सीट हो गए, उत्तराखंड में 5 सीट हो गए। तो पहले 85 अकेले यूपी में था, पर पॉपुलेशन कितना हुआ है 25 करोड़, जो 71 में 8 करोड़ था। तो सीट अगर सेम रेशियो के हिसाब से चलता तो सीट 250 होने चाहिए थे। 15 लाख के रेशियो में जो ये रेशियो है 168 होना चाहिए था, और 20 लाख के रेशियो में 126। पर जो इसका है 25 करोड़ का, तो वो 250 होना चाहिए था, पर है कितना 80 है यूपी में, 80 + 5 के रेशियो में। बिहार में जो करेंट सीट दिया 54, तो ये 2000 के बाद बिहार में भी तो डिवाइड हुआ है, तो बिहार में अब बचे हैं 40 सीट, और जो बाकी 14 है वो झारखंड में चले गए हैं। तो बिहार में उस वक्त 71 में कितने पॉपुलेशन थे 4 करोड़, अब हो गए 4 टाइम ज़्यादा 17 करोड़। तो सीट होने चाहिए थे कितने 169, 15 लाख के रेशियो में 114, और जो मतलब ये जो रेशियो चल रहा है उसके हिसाब से तो 85 होना चाहिए था, 20 लाख होता। पर सीट कितना अभी भी 54 है, बढ़ा है ना घटा है। राजस्थान में 25 सीट है, पॉपुलेशन भी 4 टाइम्स बढ़ गया है। तो तमिलनाडु में सीट 39, उस वक्त भी 39 थे, पॉपुलेशन लगभग 2 टाइम्स हो गया है, तो उसके हिसाब से सीट होने चाहिए थे 76, तो पर वो अभी भी 39। तो कहीं पे भी कोई भी स्टेट का सीट ना इंक्रीज हुआ है ना डिक्रीज हुआ है, पॉपुलेशन बढ़ गया है। पहले पॉपुलेशन थे ये पांचों स्टेट के 54 करोड़, अब वो हो गया 141 करोड़। तो उसके हिसाब से टोटल सीट होनी चाहिए था अराउंड 1400, पर सीट है टोटल इंडिया में 543। तो सीट में कोई किसी का भी मतलब घटेगा नहीं, सबका मतलब सेम रहा है, पॉपुलेशन से कोई मतलब फर्क नहीं पड़ रहा है। तो चलते हैं अब अगले न्यूज़ पे। अगला न्यूज़ क्या है, एनफोर्स एक्सेम्पलरी पेनल्टीज टू एंड प्रधानपति कल्चर पैनल ने बोला है। मतलब पंचायती राज मिनिस्ट्री फॉर्म्ड ए पैनल टू एग्जामिन इशू ऑफ प्रॉक्सी लीडरशिप। ए पैनल constituted by the Ministry of Panchayati Raj has recommended exemplary penalties for proven case of proxy leadership as a measure to curb the practice of प्रधानपति, सरपंचपति और मुखियापति इन ग्राम पंचायत अक्रॉस द कंट्री। तो पैनल ने एक मतलब पंचायती राज के रिकमेंड से एक मतलब पैनल बनाया है जो जांच करेगा कि कोई भी मतलब गांव में जो वहाँ के पंचायती राज है वहाँ पे जो लीडर है वही सब देख रहे हैं या उनकी जगह पे कोई प्रधानपति बैठा हो, सरपंचपति या मुखियापति कोई ना बैठा हो। क्योंकि मोस्टली ये सब केसेस कहाँ होते हैं जहाँ पे
मतलब पंचायत की हेड वुमेन होती है, वहाँ पे ये मोस्टली होता है। तो सिंपली पेनल्टी शुड बी इन्फोर्स्ड फॉर प्रिवेंट केस ऑफ प्रॉक्सी लीडरशिप, मतलब कि जिनकी जगह है उनकी जगह पे कोई और आके बैठ रहा है, डिटेरिंग मेल रिलेटिव इंटरफेरेंस। तो जैसे बोले कि मोस्टली वुमेन है, उनकी जगह पे उनके जो हस्बैंड है वो आके बैठ जा रहे हैं और वो डिसीजन ले रहे हैं ऐसे हेड बन के। तो सम ऑफ द की रिकमेंडेशन क्या है? जेंडर एक्सक्लूसिव कोटा इन सम पंचायत सब्जेक्ट कमिटीज एंड वार्ड लेवल कमिटी लाइक केरला। तो मतलब कि जो भी है जेंडर बेस, तो एटलीस्ट 33% वुमेन को वहाँ पे सीट मिलनी चाहिए पंचायती राज में, क्योंकि जेंडर एक्सक्लूसिव नहीं होगा तो फिर वहाँ पे भी सब जगह प्रॉक्सी लग के जिनका सीट है, जिनका मतलब जो हेड है उनकी जगह पे कोई और आके अपना लीडरशिप करेगा। अपॉइंटिंग वुमेन ऑम्बुड्स पर्सन्स पब्लिक स्वेरिंग इन ऑफ वुमेन प्रधान इन ग्राम सभा। तो पब्लिक स्वेरिंग इन वुमेन प्रधान इन ग्राम सभा, गेटिंग फेडरेशन ऑफ वुमेन पंचायती लीडर एंड सेटिंग अप जेंडर रिसोर्स सेंटर वेर ऑल्सो रिकमेंड। मतलब कि जहाँ जहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे गांव में महिलाओं को वहाँ पे हेड बनाया जाता है, तो वो सब जगह ऐसा रिसोर्स प्रोवाइड किया जाए जो जेंडर के लिए जेंडर बेस्ड हो, ताकि सबको बराबर रिसोर्सेस मिले। क्रिएटिंग फेडरेशन ऑफ वुमेन पंचायत लीडर्स, सेटिंग अप जेंडर रिसोर्स सेंटर्स, जैसा कि यहाँ बताया कि जो पंचायत फेडरेशन भी है उसमें भी वहाँ पे हर वुमेन रहेगी तो ज़्यादा मतलब लोगों को सपोर्ट मिलेगा कि हाँ वुमेन वहाँ भी लीड कर रही है, तो यहाँ पंचायत में भी वुमेन रहेगी। अकाउंटेबिलिटी एंड ओवरसाइट मैकेनिज्म विच इंक्लूड हेल्पलाइंस एंड वुमेन वॉचडॉग कमिटीज फॉर कॉन्फिडेंशियल कंप्लेंट एंड प्रॉक्सी लीडरशिप विथ विसल ब्लोअर रिवॉर्ड्स इन वेरीफाइड केसेस। तो जहाँ जहाँ भी वुमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर्स होने चाहिए, वुमेन वॉचडॉग होने चाहिए कि नज़र रखे कि जो इनका सीट है वहीं बैठ रहा है, और कोई प्रॉब्लम है डायरेक्ट हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट कर सके और कंप्लेन कर सके, जो कि कंप्लेन कॉन्फिडेंशियल रहेगी, किसी को पता नहीं चलेगा कि हाँ कि किसने किया है, क्या कंप्लेन किया है। बस वहाँ पे टीम जाएगी, वेरीफाई करेगी, अगर सही कंप्लेन सही निकला तो ज़रूरी कार्रवाई किए जाएंगे। तो देयर आर अराउंड 2.60 लाख पंचायत इन ऑल 3 tier with 32.29 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ विच 15 लाख महिलाएं हैं। तो इनके लिए भी तो सब कुछ करना पड़ेगा। तो चलिए देखते अगला न्यूज़ क्या है। सेंटर अपोजेस लाइफ टाइम पोल बैन फॉर कन्विक्टेड पॉलिटिशियन इन सुप्रीम कोर्ट। तो अपोजिंग पेटिशन मतलब सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाला गया था कि जितने भी क्रिमिनल केसेस है, मतलब क्रिमिनल केसेस वाले जितने पॉलिटिशियन हैं उन सबको लाइफ बैन किया जाए कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। पर सेंटर ने उसको मतलब जो भी पिटीशन था उसको अपोज किया कि लाइफ टाइम पोल बैन सही नहीं रहेगा किसी पॉलिटिशियन के लिए, कम से कम कुछ लिमिटेड टाइम तक के लिए बैन लगाया जाए। इस जो सेंटर है केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो आजीवन बैन या पाबंदी के खिलाफ है। केंद्र सरकार मतलब आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जाने वाले राजनेताओं के आजीवन पाबंदी लगाने के खिलाफ है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध किया। सेंट्रल गवर्नमेंट अपोजेस दिस इन सुप्रीम कोर्ट और कहा कि 6 साल के लिए
डिस्क्वालीफाई किया जाए, पर परमानेंट बैन ना लगाया जाए, क्योंकि इस तरह की अयोग्यता पर फैसला लेना संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दोषी नेताओं पर आजीवन बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। केंद्र ने कहा कि याचिका की मांग कानून को दोबारा लिखने या सांसद को किसी खास तरीके से कानून बनाने का निर्देश देने से पूरी तरह से न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के विपरीत है। तो ये क्या है? तो ये जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951 का प्रतिनिधित्व तो ये जो एक्ट 1951 का उसमें है कि धारा 8(1) की तहत अयोग्यता की अवधि आरोप साबित होने की तारीख से, मतलब जो भी आयोग है उसकी जिस तारीख को वो आयोग घोषित हुआ है उससे 6 साल या जेल के मामले में रिहाई की तारीख से 6 साल की थी। ठीक है, तो ये आर्टिकल में लिखा था कि 6 साल का बैन के लिए। पर वकील जो है अश्विनी उपाध्याय ने 2016 में एक PIL लगाई थी कि जिस प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 और 9 को संवैधानिक वैधता के लिए चुनौती दी गई थी। उन्होंने पूछा था कि राजनीतिक पार्टियों को यह बताना चाहिए कि आखिर वे अच्छी छवि वाले लोगों को क्यों नहीं खोज पाते, क्योंकि जो मैक्सिमम पॉलिटिशियन है सब पे कुछ ना कुछ केसेस है, क्रिमिनल केसेस है सब पे, कोई मतलब रेयर ही कोई होगा जिस पे कोई केस ना हो। तो वह जो वकील अश्विनी उपाध्याय उन्होंने कहा था कि अच्छी छवि वाले लोग क्यों नहीं मिल पा रहे हैं पॉलिटिक्स में, जितने भी है सब पे कोई ना कोई केस है। तो याचिका में कहा गया था कि देश में सांसदों विधायकों के खिलाफ क्रिमिनल केसों को जल्द खत्म किया जाए और दोषी राजनेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए। पर इसके खिलाफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ, इस याचिका के खिलाफ बयान दिया है। तो ऐसा ही केस सुप्रीम कोर्ट में 2013 में भी दिया गया था। तो अप्रैल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला देते हुए कहा था कि कम से कम 2 साल की सज़ा पाने वाले विधायकों और सांसदों को सदन से तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाए। तो ऐसे जितने भी सांसद थे जो 2 साल या उससे अधिक की सज़ा पाने वाले थे, उन सबको तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाए। तो इसमें अपील करने वाले की 3 महीने की अवधि को नकार दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने कहा था कि संविधान ने अयोग्यता को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए संसद को अधिकार दिया है। संसद के पास अयोग्यता के आधार पर अयोग्यता की अवधि दोनों निर्धारित करने की शक्ति भी है। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्या है। तो अगला है कि ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो ये किरण रिजिजू जो यूनियन मिनिस्टर है। तो इन्होंने न्योकुम युल्लो फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में वहाँ पे गए थे और वहाँ की जो नईसी ट्राइब है कामले डिस्ट्रिक्ट की, उनके साथ नृत्य किया। धनखड़ ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश मतलब जो तो जनरल वहाँ पे जो हाइड्रो पावर का प्लांट शुरू होने वाला था उसके लिए गए थे। हाइड्रो पावर प्लांट जो 50,000 मेगावाट का क्षमता का मतलब एनर्जी जनरेट करेगा आंध्र प्रदेश में, उसके लिए गए थे। तो वो उन्होंने वहाँ के जो ट्राइब है कामले डिस्ट्रिक्ट के ट्राइब नईसी ट्राइब, तो उनके साथ वहाँ के न्योकुम युल्लो फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया और उनके साथ डांस किया। तो अगला है वाई घड़ियाल्स आर इंडेंजर्ड, हाउ MP हैज़ लेड कंजर्वेशन एफर्ट्स। तो घड़ियाल है और एक क्रोकोडाइल है।
तो दोनों में अंतर क्या है? तो जो घड़ियाल है उसका जो आगे जो मुंह होता है वो पतला होता है, मतलब ऐसे रहेगा, हल्का सा आगे ऐसे रहेगा, ये घड़ियाल हो गया। और जो क्रोकोडाइल है उसका थोड़ा सा चौड़ा होता है। ठीक है। तो मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर मोहन यादव लास्ट वीक रिलीज 10 घड़ियाल्स, ए क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज इनटू द चंबल रिवर एट नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी इन मोरेना। तो उन्होंने, जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने चंबल रिवर में MP has led a decade-long effort for the crocodilians conservation. Today, more than 80% of the Indian घड़ियाल पॉपुलेशन लिव इन द स्टेट। मतलब आज के टाइम पे इंडिया में जितने भी घड़ियाल है उनका 80% घड़ियाल जो है वो मध्य प्रदेश में रहता है। तो वाटा घड़ियाल्स ग्रेविलियस कैंटेटियस साइंटिफिक नेम है, इज ए लॉन्ग स्नाउटेड फिश ईटिंग क्रोकोडाइल। लॉन्ग स्नाउटेड मतलब लंबी चोंच वाला, मतलब जिसका मुंह लंबा ज़्यादा होता है, तो वो फिश ईटिंग क्रोकोडाइल है। द नेम घड़ियाल कम फ्रॉम हिंदी वर्ड घड़ा मीन्स पॉट और वेसल। मतलब ये इसका जो घड़ा होता है इस टाइप का होता है, तो इनका मुंह भी ऐसा ही है, तो इसलिए इनका नाम घड़ियाल मतलब पॉट के नाम से रखा गया। रेफरिंग टू द bulbous snout tip of adult male which resemble the inverted pot, मतलब जो पॉट का साइज है उसके हिसाब से। घड़ियाल आर sacred in Indian mythological, often depicted as the divine mount of the goddess Ganga. Their slender snout length with numerous sharp interlocking teeth are adapted to trap fish, the mainstay of their diet. तो जो घड़ियाल है वो इंडियन माइथोलॉजी में भी इनका जिक्र है। जो गॉडेस गंगा है उनका ये मतलब पेट के नाम पे जाना जाता है। और इसके जो संरचना है, जो इसके मुंह में जो दांत है वो शार्प होते हैं और इंटरलॉकिंग होते हैं ताकि ये मछली को आसानी से पकड़ सके। जो मेल है वो अराउंड 3 to 6 मीटर लंबा होते हैं और जो फीमेल है वो 2.5 से 4.5 मीटर। तो मतलब 6 मीटर मतलब आपको अराउंड 15 to 18 फीट हो गए, और 4.5 मीटर मतलब 12 to 15 फीट के अराउंड ये लोग होते हैं। Why did CM release घड़ियाल्स in the river? CM released 10 घड़ियाल्स, 9 male and 1 female, in the river Chambal on Friday 17 to bolster the population of घड़ियाल in the state। मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए 10 घड़ियाल को छोड़ा गया, जिसमें से 9 मेल थे और 1 फीमेल। मध्य प्रदेश बोस्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ घड़ियाल्स इन इंडिया विथ a 2024 census record 2456 individual in the Chambal Sanctuary alone. This is a feat attributed to decade of conservation work. मतलब मध्य प्रदेश में सिर्फ 2456 घड़ियाल मौजूद है, जो पूरे देश का 80% यहाँ पे है। Globally, घड़ियाल population saw a steady recovery until 1997, but between 1997 to 2006 नंबर 58% पे आ गया था। So wildlife officials have said this species is likely extinct in Myanmar and Bhutan, with only small uncertain population remaining in Pakistan, Nepal and Bangladesh upper Brahmaputra। मतलब 2006 के बाद जो वाइल्ड लाइफ रिसर्चर उन्होंने कहा कि म्यांमार और भूटान में लगभग ये एक्सटिंक्ट हो चुके, मतलब वहाँ से गायब हो गए हैं, पर थोड़ा सा ही पॉपुलेशन इनका पाकिस्तान, नेपाल और ब्रह्मपुत्र के नदी के ऊपर जो बांग्लादेश का एरिया है वहाँ पे कुछ है। पर घड़ियाल को क्या क्या थ्रेट्स है? घड़ियाल पॉपुलेशन हैज़ डिक्लाइन ड्यू टू ओवर हंटिंग, दे आर प्राइज्ड फॉर देयर स्किन, एग्स एंड एज ट्रॉफीज। मतलब ओवर हंटिंग किया जा रहा है, क्यों? उसके स्किन के लिए, एग्स के लिए। टुडे डैम कंस्ट्रक्शन, इरिगेशन, कैनाल, सिल्टेशन, रिवर्स कोर्स चेंज, embankment, sand mining, population and fishing are some of the threats that घड़ियाल faces. gill nets in particular kill घड़ियाल in all size। तो मतलब जो
काम चल रहे हैं, कैनाल्स का, इरिगेशन का, डैम कंस्ट्रक्शन का, तो ये सब घड़ियाल के लिए मतलब नुकसान वाले हैं। और जो नेट से जाल लगा के मछली पकड़ते हैं वो सब से भी घड़ियाल मारे जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं अगले न्यू आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।